Hello everyone. Today we are going to discuss plus 2 JEE Main Test 62 paper 1. So let's start with question number 1. In question number 1 you have to integrate e raised to the power x raised to the power 5 into x raised to the power 4 dx. अब इस फंक्शन की इंटीग्रेशन करनी है. देखा e की पावर में x रेज टू द पावर 5 है और इनटू में x रेज टू द पावर 4. अब e की पावर में फंक्शन, उसके लिए तो हमने रिजल्ट किया हुआ है e रेज टू द पावर f ऑफ x इनटू अगर साथ में पड़ा होता है f ऑफ x का डेरिवेटिव, तो इसका सीधा हमने रिजल्ट किया हुआ है. दिस इंटीग्रेशन इज इक्वल टू e की पावर f ऑफ x प्लस c. अब देखिए ये रिजल्ट यहाँ पे लग पा रहा है या नहीं. e की पावर में x रेज टू द पावर 5 है, साथ में क्या पड़ा होना चाहिए उसका डेरिवेटिव. x रेज टू द पावर 5 का डेरिवेटिव 5 इंटू एक्स रेज टू द पावर 4. तो अब 5 तो नहीं है, क्या करें, क्रिएट कर लेते हैं भाई. 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं. e रेज टू द पावर x रेज टू द पावर 5 इंटू 5 से किया मल्टीप्लाई, 5 से करेंगे हम डिवाइड dx. ठीक है. 1/5 बीइंग अ कांस्टेंट, ये तो हमारा इंटीग्रेशन से बाहर आएगा और बन गई ये वाली फॉर्म हमारे पास. तो इसका आंसर सीधा ही 1/5 इंटू ई रेज टू द पावर फंक्शन दैट इज एक्स रेज टू द पावर 5 प्लस सी. ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. इन क्वेश्चन नंबर 2 दे आर सेइंग द सॉल्यूशन ऑफ x dy plus y into 1 plus x square into dx is equal to 0. तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन की बात हो रही है. उसके लिए सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे यूजिंग डिफरेंशियल. उसके लिए x dy प्लस y इंटू डी एक्स, ये टर्म तो हमें नज़र आ रही है, तो एक बार इसको लिख लें. ओपन करके y डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, एक्स स्क्वायर वाई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 0. ठीक है. एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, ये तो पता चल गया, ये तो है डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई. और ये इसकी साइड चेंज कर देते हैं अभी हम. ठीक है, बन गए डिफरेंशियल. कर दें हम इंटीग्रेशन बोथ साइड? नहीं. क्यों? यहाँ पे तो डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई बन चुका है, बट यहाँ पे dx के साथ x और y दोनों का फंक्शन है. dx के साथ तो सिर्फ x का फंक्शन होना चाहिए. तो इस केस में y से डिवाइड करें? नहीं. क्यों? अगर y से हम बोथ साइड डिवाइड कर देंगे, यहाँ तो हमारे पास x का फंक्शन रह जाएगा, बट यहाँ ध्यान दो डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई है, तो यहाँ पे तो y से डिवाइड करने से हमारा काम नहीं होगा. अब डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई है, तो हम बोथ साइड एक्स वाई के फंक्शन से तो डिवाइड कर सकते हैं, तो एक्स वाई से डिवाइड कर देते हैं. जैसे ही हम एक्स वाई से डिवाइड करेंगे बोथ साइड, यहाँ एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर वाई इंटू डी एक्स अपॉन एक्स वाई. तो वाई से वाई कैंसल आउट और एक एक्स से एक एक्स भी कैंसल आउट हो गया, तो हमारे पास बचा है ये. ठीक है. अब डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई के साथ एक्स वाई का ही फंक्शन है, डी एक्स के साथ हमारा एक्स का ही फंक्शन है. नाउ यू कैन इंटीग्रेट बोथ साइड एंड गेट योर आंसर. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. In question number 3, they are saying let R be a relation defined on Z cross Z by A comma B is related to C comma D implies, यहाँ पे डबल इम्प्लीकेशन आएगी. ठीक है. A माइनस D इज इक्वल टू B माइनस C. तो आपसे पूछा हुआ है कि R इज रिफ्लेक्सिव बट नीदर, फर्स्ट ऑप्शन में रिफ्लेक्सिव बट नीदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, सेकंड में सिमेट्रिक बोला हुआ है, सी में ट्रांजिटिव बोला हुआ है, एंड लास्ट ऑप्शन में सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बोला हुआ है. तो चेक करते हैं सबसे पहले रिफ्लेक्सिव से.
कि इज दिस रिलेशन रिफ्लेक्सिव। अब रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए हम क्या चेक करते हैं, a कॉमा बी इज रिलेटेड टू a कॉमा बी, क्या ये रिलेशन हमेशा होल्ड करेगा। अब a कॉमा बी इज रिलेटेड टू a कॉमा बी, इसका मतलब कि क्या a माइनस बी इज इक्वल टू b माइनस a, क्या ये रिलेशन हमेशा होल्ड करेगा। भाई a माइनस बी इज इक्वल टू b माइनस a हमेशा ट्रू है, नो, सो रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिमेट्रिक में हम क्या चेक करते हैं, वेन एवर a कॉमा बी इज रिलेटेड टू c कॉमा डी, c कॉमा डी इज रिलेटेड टू a कॉमा बी, मतलब जब भी ये ट्रू होगा ये ट्रू होगा। ठीक है, अब वेन एवर दिस इज ट्रू तो फिर दिस इम्प्लाइज दिस, तो a माइनस डी इज इक्वल टू b माइनस सी, यहां से चल के हमें क्या प्रूव करना है, ये रिलेटेड है। अब ये रिलेटेड है, इसका मतलब c माइनस बी इज इक्वल टू d माइनस ए। क्या यहां से चल के हम यहाँ पे पहुंच सकते हैं, देखें जरा, a माइनस डी ये है d माइनस ए, b माइनस सी ये है c माइनस डी। लो जी, ये तो अगर मैं इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दूं बोथ साइड तो ये वाली क्वांटिटी बन जाएगी। कर देते हैं फिर, माइनस ऑफ a माइनस डी इज इक्वल टू माइनस ऑफ b माइनस सी। ठीक है, अब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा d माइनस ए इज इक्वल टू c माइनस b। तो दिस implies this. So whenever this is true, this is true, means relation is symmetric. चलो आगे बढ़ते हैं, एक और रह गया हमारा ट्रांजिटिव। देखते हैं कि क्या ट्रांजिटिव है या नहीं। हाँ जी, ट्रांजिटिव के लिए whenever a comma b is related to c comma d and c comma d is related to e comma f, जब भी ये दोनों ट्रू होंगे तो क्या ट्रू होगा, a comma b is related to e comma f। तो देखना है कि क्या जब ये दोनों ट्रू हैं तो क्या ये ट्रू है। अब ये दोनों ट्रू हैं, मतलब दिस implies a माइनस डी इज इक्वल टू b माइनस सी, एंड ये अगर रिलेशन होल्ड कर रहा है मीन्स c माइनस एफ इज इक्वल टू d माइनस ई। क्या यहां से चलकर हम इसे बोल पाएंगे कि ये ट्रू होगा। अच्छा, एक बार इसका मतलब भी देख लेते हैं, a कॉमा बी इज रिलेटेड टू e कॉमा एफ, इसका मतलब a माइनस एफ इज इक्वल टू b माइनस ए। तो बस यहां से चल के हम यहां पे पहुंच पा रहे हैं या नहीं ये देख लेते हैं, a माइनस एफ बी माइनस, सॉरी यहाँ e आएगा, क्या यहां से चलकर हम यहाँ पे पहुंच पा रहे हैं, देख लेते हैं हम एक बार। उसके लिए जो हमने चीज प्रूव करनी है वहां पे a और f नजर आ रहा है, b और e नजर आ रहा है। यहाँ पे a b c d में रिलेशन है, यहाँ पे c d e f में रिलेशन है। तो जो हमने प्रूव करना है उसमें c और d तो नजर नहीं आ रहे, तो एक काम करते हैं, a माइनस डी इज इक्वल टू बी माइनस सी है, यहाँ पे c माइनस एफ इज इक्वल टू डी माइनस सी है, तो मैं यहाँ पे d माइनस ई इज इक्वल टू c माइनस एफ लिख सकती हूँ और इन दोनों को कर देती हूँ ऐड। भाई c और d एलिमिनेट कर देंगे तो यहाँ से तो d कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से c कैंसिल आउट हो गया, तो ये बचा a माइनस ई इज इक्वल टू बी माइनस एफ। अब अगर मैं यहाँ पे a और f वाली क्वांटिटीज एक तरफ करूँ तो ये बनेगा a प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस ई, बट हमने तो प्रूव ये करना था
कि अगर ये ट्रू होगा, मतलब अगर हमने ये कह दिया कि a माइनस एफ इज इक्वल टू बी माइनस सी, a कॉमा बी इज रिलेटेड टू a कॉमा एफ, बट यहाँ से चल के हम ये तो नहीं बोल पा रहे, तो मोस्ट लाइकली दिस इज नॉट ट्रांजिटिव। 99% अभी कहा है हमने कि नॉट ट्रांजिटिव। तो चेक करना है, 1% रह गया, उसको भी हम श्योर कर लेते हैं बिल्कुल। कैसे? काउंटर एग्जाम्पल से। तो काउंटर एग्जाम्पल सोच लो जो इन दोनों कंडीशंस को तो होल्ड करवाए लेकिन इस कंडीशन को ना करे। ठीक है, वो आप कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4, you have to evaluate limit x is approaching to 0 from the positive side, log of sin x upon log of tan x। ये लिमिट इवेल्युएट करनी है तो सबसे पहले हम चेक करेंगे इसकी फॉर्म। व्हेन x is approaching to 0 from the positive side, sin x will approach to 0 from the positive side and log of 0 from the positive side क्या हो जाएगा? माइनस इन्फिनिटी। ऑफ कोर्स सिमिलरली जो नीचे वाली क्वांटिटी है वो भी माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है, तो मतलब ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है। अब इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म की हैंडलिंग हम लॉपिताल्स रूल से कर सकते हैं। तो लगाते हैं लॉपिताल्स रूल। लॉग ऑफ साइन एक्स डेरिवेटिव करेंगे 1 बाय साइन एक्स इंटू चेन रूल पे साइन एक्स का भी डेरिवेटिव, वो नहीं भूलना। डिनोमिनेटर में लॉग ऑफ टेन एक्स दैट इज 1 अपॉन टेन एक्स इंटू टेन एक्स का डेरिवेटिव दैट इज सेकेंड स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास बना है cos x अपॉन साइन एक्स है तो cot x ही है, और 1 बाय tan x से भी cot x है, तो ये पूरी क्वांटिटी तो इससे कैंसिल आउट हो गई है, ज़्यादा कुछ करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। बचा है हमारे पास 1 बाय सेकेंड स्क्वायर एक्स, तो व्हेन x इज अप्रोचिंग 0 फ्रॉम द पॉजिटिव साइड सेकेंड स्क्वायर एक्स 1 को अप्रोच करेगा, लिमिट इवैल्यूएट हो गई। ऑलराइट, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, यहीं कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू, हमें दिया हुआ है 1 बाय एक्स प्लस एक्स बाय 3 हैज अ लोकल मैक्सिमम एट, कि लोकल मैक्सिमम का पॉइंट पूछा हुआ है, तो सबसे पहले लोकल मैक्सिमम कैसे फाइंड आउट करते हैं? क्रिटिकल पॉइंट की हेल्प से। भाई जहाँ पे हमारा डेरिवेटिव 0 होगा या फिर नॉट डिफाइन रहेगा, तो सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0 रखते हैं, तो पहले डेरिवेटिव निकालें। 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाय 3 का डेरिवेटिव 1 बाय 3 आ गया डेरिवेटिव। अब क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हम रखेंगे डेरिवेटिव को इज इक्वल टू 0, वहां से हमारे पास आएगा क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट आ गया, तो बाद में कैसे चेक करोगे? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से या फिर सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से, इट्स अप टू यू। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। इन क्वेश्चन नंबर 6 यू हैव टू इवेल्युएट लिमिट n इज अप्रोचिंग टू इंफिनिटी 1 अपॉन 1 प्लस n प्लस 1 अपॉन 2 प्लस n प्लस 1 अपॉन 3 प्लस n एंड सो ऑन प्लस 1 अपॉन 2n। तो ये लिमिट इवेल्युएट करनी है, लिमिट n इज अप्रोचिंग टू इंफिनिटी। अब ऐसी लिमिट इवेल्युएट करने के हमने कितने मेथड पढ़े हैं? 2। पहला, या तो हम इस सीरीज को डायरेक्टली ऐड कर लें और फिर लिमिट इवेल्युएट कर लेंगे। अब देखें जरा कि क्या हम ये मेथड यहाँ पे लगा पा रहे हैं, क्या इस सीरीज का सम डायरेक्टली हो रहा है? नहीं। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर तो अलग अलग है सबके, तो ऐड तो नहीं हो रही है सीरीज। तो सेकेंड मेथड यूजिंग आवर रिजल्ट,
रिजल्ट लिख लें एक बार। क्या होता था हमारे पास, लिमिट n इज अप्रोचिंग टू इंफिनिटी 1/n समेशन r वेरीज फ्रॉम 1 to n some function of r by n is equal to इंटीग्रेशन, याद आया, 0 to 1 f of x इंटू डी एक्स, इस रिजल्ट का यूज करते थे। तो अब ये रिजल्ट यहाँ पे लगाने के लिए सबसे पहले तो मुझको चाहिए यहाँ पे बाहर 1/n, ठीक है, और 1+n 2+n 3+n यहाँ पे 2n जैसी क्वांटिटी है, तो पहले इसको ही ठीक करके लिख लेते हैं। इसको लिख देते हैं n+n। नेक्स्ट स्टेप में लिख देती हूँ, इसे लिखा हमने बाकियों की तरह n+n, और अब चाहिए हमको बाहर 1/n, तो मैं यहाँ पे 1/n, n से डिवाइड किया है n से, तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम इसे समेशन की फॉर्म में लिख पा रहे हैं, देखें जरा, लिमिट n इज अप्रोचिंग टू इंफिनिटी 1/n एज इट इज समेशन n है अपॉन 1 2 3 एंड सो ऑन r प्लस n, r वेरीज फ्रॉम 1 to n। अब इसे सम फंक्शन ऑफ r by n बनाना, तो क्या करेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को n से डिवाइड, जैसे ही डिवाइड करेंगे ये बनेगा 1 ओवर r by n प्लस 1, बन गया सम फंक्शन ऑफ r by n। अब हम इसे लिख देंगे इंटीग्रेशन की फॉर्म में, इंटीग्रेशन 0 से 1 f ऑफ x, तो f ऑफ r by n था, तो f ऑफ x 1 ओवर x प्लस 1 dx, कर लेंगे इंटीग्रेशन। अब इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इन क्वेश्चन नंबर 6 यू हैव टू इवेल्युएट लिमिट n इज अप्रोचिंग टू इंफिनिटी 1/1 प्लस n प्लस 1/2 प्लस n प्लस 1/3 प्लस n एंड सो ऑन प्लस 1/2n। अब ये लिमिट इवेल्युएट करनी है। इस लिमिट को इवेल्युएट करने के हमने दो मेथड पढ़े हुए हैं। पहला, या तो हम इस पूरी सीरीज का सम कर लें और फिर लिमिट इवेल्युएट कर लें। तो देखते हैं कि क्या इस सीरीज का सम कर पा रहे हैं हम। अब सीरीज का सम तो नहीं कर पा रहे, क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर ही अलग अलग है। अब दूसरा मेथड क्या बचा, यूजिंग आवर रिजल्ट। रिजल्ट क्या था हमारे पास, लिमिट n इज अप्रोचिंग टू इंफिनिटी 1/n f ऑफ समेशन r varies from 1 to n f of r by n is equal to, याद आया, इंटीग्रेशन 0 to 1 f of x dx। भाई दूसरे मेथड में हम इंटीग्रेशन की हेल्प से ये वाली लिमिट इवेल्युएट करते थे, तो यही लगाते हैं हम यहाँ पे। उसके लिए सबसे पहले तो डिनोमिनेटर देखें, यहाँ पे 1 प्लस n है, 2 प्लस n है, 3 प्लस n, इसको भी हम समथिंग प्लस n जैसी फॉर्म में लिख लेते हैं। 2n को क्या लिखेंगे, n प्लस n। तो इसको लिखा हमने लिमिट n इज अप्रोचिंग टू इंफिनिटी 1/1 प्लस n प्लस 1/2 प्लस n प्लस 1/3 प्लस n एंड सो ऑन प्लस 1/n प्लस n। इसको इस फॉर्म में लिख लिया। नाउ ये रिजल्ट लगाने के लिए सबसे पहले तो हमको चाहिए 1/n यहाँ पे, तो n से डिवाइड किया। अब n से डिवाइड हमने किया है तो हम मल्टीप्लाई भी करेंगे,
मल्टीप्लाई कर दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसे लिखेंगे हम समेशन के फॉर्म में, लिमिट n इज अप्रोचिंग टू इंफिनिटी 1/n समेशन। अब समेशन में लिखने के लिए सबसे पहले तो n न्यूमरेटर में नजर आ रहा है, यहाँ पे 1 2 3 एंड सो ऑन n तक, तो r प्लस n सब जगह है n, ठीक है। और r वेरीज फ्रॉम 1 to n, लिख दिया समेशन की फॉर्म में। बट सम फंक्शन ऑफ r बाय n बनाना है तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को n से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे बनेगा 1, यहाँ पे बनेगा r बाय n और यहाँ 1/r/n प्लस 1 बन गया सम फंक्शन ऑफ r बाय n। अब हम इस पूरी की पूरी लिमिट को इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिख लेंगे, इंटीग्रेशन 0 to 1 ओवर f ऑफ x लिखना है हमने यहाँ पे x प्लस 1 dx। अब हम ये इंटीग्रेशन कर लेंगे, जैसे इंटीग्रेशन करेंगे यू विल गेट योर आंसर। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। In question number 7, they are saying if y is equal to tan inverse x whole square, then this, ये पूरी की पूरी क्वांटिटी किसकी इक्वल होगी, एक बार लिख भी देती हूँ मैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू d2y बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dy बाय डी एक्स, ये किसके इक्वल होगा, ये हमसे पूछा हुआ है। उसके लिए हम सबसे पहले तो dy बाई डी एक्स निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे dy बाई डी एक्स भी आ रहा है, d2y बाई डी एक्स भी आ रहा है। जैसे ही dy बाई डी एक्स निकाला, ये आया 2 आगे इंटू tan इनवर्स x, चेन रूल से tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब आगे डेरिवेटिव करने के लिए, क्योंकि हमें d2y बाई डी एक्स स्क्वायर भी चाहिए, तो हम यहाँ पे एज इट इज डबल सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ले सकते हैं। बट एक बात का ध्यान दो, जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर के साथ 1 प्लस एक्स स्क्वायर जैसी क्वांटिटी आ रही है। अगर मैं यहाँ पर सीधा डेरिवेटिव लूंगी तो मुझे क्वोशिएंट रूल लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। मैं एक काम करती हूँ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की साइड ही चेंज कर देती हूँ, हमारे पास d2y बाई डी एक्स के साथ 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाली क्वांटिटी भी आ जाएगी। तो साइड चेंज की इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। तो अब जैसे ही हम डेरिवेटिव लेंगे, आपके पास ऐसी ऐसी क्वांटिटी बन जाएगी और इसकी वैल्यू तो आप फिर लिख ही दोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, in question number 8 they are saying the differential equation of the family of ellipses having foci on x-axis and center at origin is। तो सबसे पहले फैमिली को समझते हैं। फैमिली ऑफ एलिप्सेस हैविंग फोसाई ऑन एक्स एक्सिस एंड सेंटर एट ओरिजिन, तो ये से एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब फोसाई होना चाहिए हमारा एक्स एक्सिस पे और सेंटर ओरिजिन पे, तो एलिप्सेस कुछ ऐसे बनेंगे, या तो ऐसा होगा, या तो ऐसा होगा, या तो फिर ऐसा ही होगा, एंड सो ऑन, ऐसे ऐसे भी होंगे। ये पूरी की पूरी फैमिली है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन लिखने के लिए सबसे पहले तो हम फैमिली का एक मेंबर कंसीडर कर लेते हैं, से ये एक्स ये वाई, मैं मेंबर कंसीडर कर लेती हूँ ये हैविंग फोसाई ऑन एक्स एक्सिस एंड सेंटर एट ओरिजिन। तो इसकी इक्वेशन तो हमको पता ही है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1।
ठीक है जी। तो अब इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है। दिख रहा है उसके लिए ए और बी दो पैरामीटर्स हैं, तो कितनी बार डेरिवेटिव लोगे? 2 बार। ठीक है जी। तो पहले एक बार ले लें, 2x अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2y इंटू वाई डैश अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो 2 तो कॉमन ही आ गया, तो 0 के डिवाइड में जाके 0 हो गया। ठीक है। अब एक बार और डेरिवेटिव लेना है, आप एज इट इज ले सकते हो, बट फायदा कैसे होगा? अगर मैं कांस्टेंट एक तरफ कर दूं, हमारा मेन मोटिव तो ये है कि पैरामीटर एलिमिनेट करना, तो उसके लिए सबसे पहले तो y इंटू वाई डैश अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू, उसकी साइड चेंज करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। पैरामीटर एक तरफ कर लेते हैं, बी स्क्वायर वहाँ, एक्स स्क्वायर यहाँ। तो अब कांस्टेंट हमारे एक तरफ हो गए हैं, इसका डेरिवेटिव एक और बार ले लेंगे, यू विल गेट योर डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। In question number 9, you have to evaluate limit x is approaching to 0, 1 plus 2x raised to the power 2 by x। अब ये लिमिट इवेल्युएट करनी है, तो सबसे पहले देखेंगे इसकी फॉर्म। When x is approaching to 0, हमारा जो बेस है वो 1 को अप्रोच कर रहा है एंड पावर इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है, तो ये कौन सी फॉर्म है? 1 रेज़ टू द पावर इन्फिनिटी। और 1 रेज़ टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म की हैंडलिंग हम इस रिजल्ट से करते हैं, x is approaching to 0, 1 plus x raised to the power 1 by x किसके इक्वल होता था? e के। ठीक है। तो ये रिजल्ट यहाँ पे लगाने के लिए 1 plus 2x पावर में क्या होना चाहिए? इसी का रेसिप्रोकल। जैसे यहाँ पे x है, यहाँ पे 1 by x है, तो इसी का रेसिप्रोकल क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि अभी तो है नहीं। लिमिट x is approaching to 0, 1 plus 2x, इसका रेसिप्रोकल 1 by 2x, ये हमने खुद लिखा है, तो 2x से मल्टीप्लाई भी करेंगे और 2 by x को नहीं भूलना है, ये हमारे पास ऑलरेडी है। तो ये जो पूरी की पूरी लिमिट है, ये तो हमको पता है कि ये तो e को अप्रोच करेगी। अब देखना है ये पूरी की पूरी लिमिट ये किसको अप्रोच करेगी? x है तो x ही कैंसिल आउट हो गया, तो 2 2 4, ये तो 4 को ही अप्रोच करेगी। तो लिमिट आ गई e रेज़ टू द पावर 4। ऑल राइट, चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 10। In question number 10, they are saying if 2 times f of x plus 3 times f of 1 by x is equal to x plus 1 for all x belongs to all reals except 0, तो आपको f of x की वैल्यू बतानी है। भाई f of x और f of 1 by x में एक रिलेशन दिया हुआ है, तो एक काम करते हैं, x को रिप्लेस कर देते हैं 1 by x से, एक और रिलेशन आ जाएगा। जैसे ही x को रिप्लेस किया 1 by x ही आ जाएगा f of 1 by x प्लस 3 टाइम्स, यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, यहाँ आएगा x इज इक्वल टू, यहाँ पे भी रिप्लेस करना, यहाँ नहीं भूलना, 1 by x प्लस। तो f of x और f of 1 by x में दो रिलेशन आ गए हैं, एलिमिनेट कर दो f of 1 by x को। जैसे ही एलिमिनेट करोगे आपके पास f of x आ जाएगा। ऑल राइट, नेक्स्ट 11th question. In 11th question they are saying the normal to the curve x is equal to 1 plus cos theta and y is equal to sin theta at theta always passes through the point, कि अगर मैं थीटा पर नॉर्मल टू द कर्व बनाऊं, वो किस पॉइंट से पास करेगी? ऑलवेज। तो एक ही वे है, हम नॉर्मल की इक्वेशन निकाल लेते हैं।
नॉर्मल की इक्वेशन निकालने के लिए सबसे पहले तो हम स्लोप निकालेंगे, उसके लिए ले लेते हैं डेरिवेटिव। पहले तो x थीटा में है तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा ये आ जाएगा माइनस साइन थीटा, y को भी विद रिस्पेक्ट टू थीटा डी वाई बाई डी थीटा आ जाएगा हमारे पास कॉस थीटा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी थीटा होल अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा, दिस अपॉन दिस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा है माइनस ऑलरेडी है तो दैट इज माइनस कॉट थीटा। अब ध्यान से ये स्लोप आई है हमारे पास टेंजेंट की, स्लोप ऑफ नॉर्मल इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू नेगेटिव रेसिप्रोकल इसका tan थीटा। स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गई तो इक्वेशन में लिख लेते हैं एक बार। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखनी है एट थीटा ही, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस y1 तो हमारे पास यही है एट थीटा थीटा ही इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल दैट इज tan थीटा इंटू x माइनस x1 यही है एट थीटा 1, बाहर माइनस है इसलिए मैं लिख रही हूँ 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो नॉर्मल की इक्वेशन आ गई, बट इसमें tan थीटा, एक काम करते हैं पूरी इक्वेशन को ही साइन कॉस में लिख लेते हैं। tan थीटा को लिखा साइन थीटा बाय कॉस थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया ये बन गया y इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू x इंटू साइन थीटा माइनस मल्टीप्लाई कर रहे हैं अंदर साइन थीटा माइनस इसको मल्टीप्लाई किया इसके साथ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कुछ कैंसलेशन हो रही है, कॉस नहीं, ये तो कैंसिल ही हो गया। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गई, इसको साइड शिफ्ट कर देते हैं, इसके भी x साइन थीटा माइनस y कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 0। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल वेयर थीटा इज अ पैरामीटर। ये बात समझते हो भाई, थीटा की अलग अलग वैल्यूज के लिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अलग अलग आएंगी, ठीक है ना। तो हमने बताना है, उन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है कि द नॉर्मल टू दिस कर्व ऑलवेज पासेस थ्रू द पॉइंट, ऑलवेज मतलब ये जो पूरी की पूरी फैमिली है, फैमिली हुई ना भाई, थीटा की अलग अलग वैल्यूज के लिए अलग अलग नॉर्मल, तो पूरी फैमिली किस पॉइंट से पास करेगी ये बताना है हमको। अब हमें पता है कि अगर हमारे पास फैमिली की इक्वेशन होती है L1 प्लस लैम्डा टाइम्स L2 इज इक्वल टू 0, ये पूरी की पूरी जो फैमिली है लाइंस की, ये किस पॉइंट से पास करती है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2। तो अगर मैं किसी तरह से इस फैमिली ऑफ लाइंस को इस फॉर्म में लिख लूं तो मैं बता पाऊंगी कि हमारी जो ये फैमिली रहेगी ये हमेशा किस पॉइंट से पास करेगी। ठीक है, अब उस फॉर्म में लिखने के लिए x साइन थीटा माइनस साइन थीटा, भाई ये तो अच्छी बात है, ये तो एक साथ करो, x माइनस 1 इंटू साइन थीटा माइनस वाई इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। बट अभी भी इस फॉर्म में तो नहीं आई, क्योंकि यहाँ पे जो लैम्डा पैरामीटर रहता है वो एक ही लाइन के साथ रहता है, तो एक काम करते हैं साइन थीटा से डिवाइड कर देते हैं। जैसे साइन थीटा से डिवाइड करेंगे x माइनस 1 माइनस वाई इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 0। अब थोड़ा सा इसको बेटर फॉर्म में लिख लें, अगर हम प्लस
कॉट थीटा माइनस कॉट थीटा के साथ एडजस्ट कर रही हूँ, इनटू में y। आ गई ये फैमिली इस फॉर्म में, वेयर L1 क्या है, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, L2 क्या है, y इज इक्वल टू 0। तो अब बता दो ये दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वो तो इजीली दिख रहा है हमको। ऑल राइट। अब अगर किसी को इस तरह से करने में प्रॉब्लम रहती है, भाई कहीं कहेंगे कि हमें तो ऐसा नहीं दिखा था, अगर प्रॉब्लम रहती है तो बेटर है उन्होंने पॉइंट दिए हुए हैं 1,1, 1,0, 0,1, 0,-1, तो एक एक बार पॉइंट पुट करके देख लेते हैं, जो पॉइंट सेटिस्फाई कर जाएगा वो वाला आंसर रहेगा। भाई अगर 1,1 पुट किया 1, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 0, वो तो नहीं आ रहा। बी चेक करो, x की जगह 1, साइन थीटा माइनस y की जगह 0, ये तो 0 हो गया, माइनस साइन थीटा, साइन थीटा से तो साइन थीटा कैंसिल आउट, 0 इज इक्वल टू 0, वो प्रूव हो गया। ठीक है जी, तो ऐसे भी कर सकते हैं हम, बट ये पता होना चाहिए। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। In question number 12, they are saying in a survey it was found that 24 people like product A. साथ साथ लिख भी लेते हैं, 24 A को लाइक कर रहे हैं, 26 लाइक प्रोडक्ट B, 26 लाइक प्रोडक्ट B एंड 27 लाइक प्रोडक्ट C। अब आगे कह रहे हैं if 15 लाइक प्रोडक्ट A एंड B, A एंड B को 15 लाइक करते हैं, मतलब A इंटरसेक्शन B, 14 लाइक C एंड A, मतलब C इंटरसेक्शन एक नंबर दिया हुआ है हमको 14, एंड 13 लाइक B एंड C, ये हमको 13 दिए हुए हैं, एंड 7 लाइक ऑल द 3 प्रोडक्ट, मतलब A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, हमको 7 दिया हुआ है। अब हमसे पूछा हुआ है देन द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक्ड प्रोडक्ट A ओनली, मतलब नंबर ऑफ पीपल जो सिर्फ A को लाइक कर रहे हैं, ये हमें बताना है। अब सारी इन्फॉर्मेशन तो दी हुई है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन को करने का सबसे इजी वे कौन सा रहता है, वेन डायग्राम बना लेते हैं। वेन डायग्राम हम ये सेट है A, सेट B, ये बना लेते हैं सेट C, A B और ये C। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A दिया हुआ है हमको 24, ये दिया हुआ है हमको 26, ये दिया हुआ है 27, A इंटरसेक्शन B दिया हुआ है 15, A इंटरसेक्शन B इसको हम ऐसे डिनोट कर देते हैं, ये 15 है, C इंटरसेक्शन A ये हमको दिया हुआ है 14, और C इंटरसेक्शन A ये 14 है और ये 13 है, सॉरी ये 13 है, ये 13 दिया, एंड A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C ये दिया हुआ है 7। तो हमसे ओनली A पूछा हुआ है, ओनली A मतलब ये वाले रीजन में ये, ठीक है। ये कैसे निकलेगा, भाई हमको टोटल पता है 24 ये है, ये पता है 15 है, ये पता है 14 है, तो 24 माइनस 15 प्लस 14, ठीक है। तो ऑफ कोर्स 7 यहाँ पे 2 बार ऐड हो गया, तो एक बार तो माइनस करोगे ही, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास 29, 29 में हम 7 करेंगे माइनस 22, 22, तो यहाँ 24 में से 22/2, तो ये आ गया हमारे पास 2। ऑल राइट, नेक्स्ट 13th क्वेश्चन।
In 13th question, they are saying the line x minus y is equal to -1 divides the area between the curve y is equal to cos x, where x lies between minus pi by 2 and pi by 2, and the x-axis in two regions which are in the ratio. तो अगर हमें वो एरिया देखना है, उसका रेशियो फाइंड आउट करना मतलब, तो हम एक बार इस रीजन को स्केच करके देख लेते हैं. उसके लिए सबसे पहले बनाते हैं हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. एक्स और ये वाई, कर्व दी हुई है y इज इक्वल टू कॉस एक्स और x दिया हुआ है माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2. तो मैं उतने ही रीजन में हम कर्व स्केच करेंगे. तो माइनस पाई बाय 2, ये पाई बाय 2 स्केच किया हमने. ये 1 है आपको, ठीक है. ये जो एरिया है ये पूरा, इस एरिया को डिवाइड कर रही है लाइन x माइनस वाई इज इक्वल टू -1. x माइनस वाई इज इक्वल टू -1. तो ये लाइन एक बार बना लेते हैं. व्हेन x इज 0 y इज 1, इस पॉइंट से पास करेगी. व्हेन y इज 0 x इज -1. -1 कहीं होगा यहाँ, क्योंकि ये -1.57 है, तो ये यहाँ होगा कहीं. तो इन दोनों पॉइंट से पास करना लाइन में. लाइन है हमारी ऐसे, x माइनस वाई इज इक्वल टू -1. दो रीजन में डिवाइड कर रही है, तो इन दोनों रीजन का एरियाज का हमको रेशो बताना है. तो ये एरिया है कुछ ये वाला, और ये एरिया है ये, ठीक है. से ये वाले एरिया को हम नाम दे देते हैं A1, इस वाले एरिया को हम नाम दे देते हैं रीजन को A2. तो हमें A1 रेशो A2 ये पूछा हुआ है. तो अगर A1 आ जाए, A2 पता चल जाए, तो हम रेशो तो फाइंड आउट कर लेंगे. अब A1 निकालने के लिए देखो जरा ध्यान से, A1 कैसे निकल सकता है. A1 है हमारा ये एरिया. भाई ये तो हमारे पास ट्रायंगल ही है. ट्रायंगल का एरिया तो पता ही है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. बेस है -1, हाइट है, सॉरी बेस है 1 और हाइट भी है हमारे पास 1. इस ट्रायंगल का तो एरिया पता चल गया 1/2. अगर इस रीजन का एरिया पता चल जाए इस वाले का, तो मैं 1/2 उसमें ऐड कर दूंगी, A1 टोटल आ जाएगा. अब इस वाले रीजन का एरिया निकालने के लिए, एरिया अंडर द कर्व है cos x के अंडर 0 से पाई बाय 2, तो 0 to पाई बाय 2 cos x dx. cos x की इंटीग्रेशन sin x 0 to पाई बाय 2, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट है, तो आ गया 1. इस रीजन का एरिया आ गया है 1. इसका पता था हमको ट्राइंगल के एरिया से 1/2. तो A1 का एरिया पता चल गया 1 + 1/2 3/2. अब रह गया है ये वाला रीजन. अब देख लो ध्यान से, A2 इसका ये एरिया निकालने के लिए अगर मैं टोटल में से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूं तो ये एरिया आ जाएगा. अब टोटल, तुम कहोगे टोटल कैसे निकाल लें. भाई बाय सिमेट्री दिस एरिया इज इक्वल टू दिस एरिया. तो ये पूरा का पूरा एरिया है 1, उसमें से ट्राइंगल का एरिया माइनस किया 1/2. तो A2 आया हमारे पास 1 - 1/2 दैट इज 1/2. A1 पता चल गया, A2 पता चल गया, रेशो तो पता ही चल गया आपको. ऑलराइट, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर. क्वेश्चन नंबर 14. In question number 14 they are saying f of x is equal to, मैं लिख भी देती हूँ यहाँ पर, f of x is equal to x square plus 3b, x is less than equal to 1 and ax plus 3 x is greater than 1 is differentiable at x is equal to 1.
तो आपको ऑर्डर्ड पेयर ए और बी के बारे में पूछा हुआ है। तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी है। तो एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 1 implies left hand limit is equal to right hand limit is equal to value of function at that point. So right hand limit x is approaching to 1 from the negative side f of x is equal to limit right hand limit x is approaching to 1 from the positive side f of x is equal to f of 1. So f of x when x is approaching to 1 from the negative side, ये वाली डेफिनेशन का यूज करेंगे। यहाँ पे लिमिट x is approaching to 1 from the negative side x square plus 3b is equal to limit x is approaching 1 from the positive side. तो इस वाली डेफिनेशन का यूज ax plus 3 और f of 1 ऊपर वाली डेफिनेशन का यूज 1 plus 3b। तो यहाँ से भी हमारे पास आया है 1 plus 3b और यहाँ पे अगर x1 को पॉजिटिव साइड से अप्रोच कर रहा है तो ये आया है a plus 3 और इज इक्वल टू 1 plus 3b है, वो तो हमने यहाँ लिख ही दिया है। तो ये आया a minus 3b इज इक्वल टू -2। a और b में एक कंडीशन आ गई, तो अगर एक और कंडीशन आ जाए तो हम a और b की वैल्यू निकाल लेंगे। उसके लिए हमने अभी तक यूज नहीं किया कि फंक्शन डिफरेंशिएबल हुई है, उसका भी यूज कर लेते हैं। हाँ जी, अगर हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो मतलब राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, यही होता था। अब राइट हैंड डेरिवेटिव तो हम लिख सकते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल की हेल्प से और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी हम फर्स्ट प्रिंसिपल की हेल्प से लिख सकते हैं। बट उसके बाद हमने एक और वे में भी तो राइट हैंड डेरिवेटिव लिखना सीखा था यूजिंग लोपिताल्स रूल। याद आया कैसे लिखते थे राइट हैंड डेरिवेटिव? लिमिट x is approaching 1 from the positive side f dash x is equal to limit x is approaching to 1 from the negative side f dash x। हाँ, ये हम तभी लिखते थे जब हमारा फंक्शन राइट कॉन्टिन्यूअस और लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस हो, तभी लिखते थे। तो बता दो फंक्शन राइट कॉन्टिन्यूअस और लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस है? भाई बिल्कुल है, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1, तो वो राइट कॉन्टिन्यूअस लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस तो होगा ही। ऑलराइट, तो लिमिट x इज अप्रोचिंग टू 1 फ्रॉम द पॉजिटिव साइड f डैश x, 1 फ्रॉम द पॉजिटिव साइड, ये डेफिनेशन यूज करेंगे। यहाँ पे f डैश x आएगा हमारे पास a इज इक्वल टू लिमिट x इज अप्रोचिंग 1 फ्रॉम द पॉजिटिव नेगेटिव साइड, डेफिनेशन हम यूज करेंगे ये। यहाँ से डेरिवेटिव आएगा हमारे पास 2x। लो जी, यहाँ से तो a की वैल्यू आ जाएगी, जैसी a की वैल्यू आएगी इस इक्वेशन में पुट कर देना, b की भी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 15 यहीं पे कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दे आर सेइंग कि f इज फ्रॉम r to r बी डिफाइंड बाय f of x इज इक्वल टू x over 1 plus 4x square, x belongs to R, then the range of f is। अब रेंज निकालनी है, रेंज निकालने के लिए हम मेथड +1 से करते आ रहे हैं। क्या क्या मेथड किया था? या तो हम x को इन टर्म्स ऑफ y लिख ले, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, यही दो मेथड सीखे थे। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर तो नहीं हो रहा, x इन टर्म्स ऑफ y वो लिख ले भाई, इसको लिख लेते हैं हम y x अपॉन 1 plus 4x square, साइड चेंज की y plus 4x square इंटू y इज इक्वल टू x, x की भी साइड चेंज कर देते हैं, ये बन जाएगा 4y इंटू एक्स स्क्वायर
माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। आ गई एक्स स्क्वायर में, सॉरी एक्स में क्वाड्रेटिक। अगर एक्स में क्वाड्रेटिक आ गई है तो हम इसके सॉल्यूशन लिख सकते हैं यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो ये आ जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस बी दैट इज 1 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर दैट इज 1 माइनस 4ac 4 for the 16 y स्क्वायर अपॉन 2a। ये है 4 2a। ठीक है, यहाँ से आ गया हमारा x। अब x के बारे में हमको पता है कि x इज ऑल रियल। अब अगर x ऑल रियल है तो हमारे पास ये जो आया है 1 माइनस 16 वाई स्क्वायर, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तभी ऑल रियल होगा। तो यहाँ से आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू दैट इज द रेंज। तो कर लेंगे आगे इसके, y की वैल्यू निकालनी है। चलो नेक्स्ट 16th। In 16th question, they are saying कि f is differentiable for all x and f of minus 1 given है हमें 4, f dash x दिया हुआ है greater than equal to 1/4 for x belongs to minus 1, 7. Then f of 7, उसने हमें f of 7 की वैल्यूज के बारे में पूछा हुआ है। अब इस क्वेश्चन में f ऑफ माइनस 1 पे वैल्यू दी हुई है, f ऑफ 7 पे वैल्यूज के बारे में पूछा है, और f डैश x के बारे में पता है। f डैश x मतलब इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो ये कहाँ पे आता था? मीन वैल्यू थ्योरम में। ऑफ कोर्स उसके लिए हमारा जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो उन्होंने पहली लाइन में ही बोला है कि let f be differentiable for all x। अगर f डिफरेंशिएबल है for all x के लिए तो मतलब f कॉन्टिन्यूस है। ऑफ कोर्स हम इंटरवल सिलेक्ट करेंगे कौन सा? -1, 7। ठीक है, तो फर्स्ट f of x is continuous in closed interval -1, 7। Second, f of x is differentiable in open interval -1, 7। ये रहता था। Then there exists c belongs to open interval -1, 7 such that f dash c is equal to f of b मतलब 7 minus f of a upon b minus a मतलब 8। ठीक है, तो f of 7 पे वैल्यूज के बारे में पता है। f of x सॉरी f dash c f dash x greater than equal to 1/4 for all x belongs to -1, 7। तो इसके बारे में भी हमको पता है। f of -1 पे तो वैल्यू ही पता है, तो इसके बारे में पता चल जाएगा अब आपको। ठीक है, कर लेंगे आगे प्रोसीड। फिर नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपकी केस स्टडी। तो उसके लिए फर्स्ट लेट मी इरेज द बोर्ड। हाँ जी, केस स्टडी पढ़ते हैं एक बार से पहले। देयर इज एन आइस क्यूब इन अ ग्लास ऑफ वाटर। द आइस क्यूब मेल्ट्स एट अ रेट proportional to its surface area. Vt denotes the volume of the ice cube. T minutes after it begins to melt. Initial volume of ice cube it is 8 centimeter cube। और उन्होंने दिया ही हुआ वहां पे कि assume that shape of the ice cube remain cubical while melting।
तो अब क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं एक बार से। 17th क्वेश्चन है द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द गिवन कंडीशन। अब 18th में है वॉल्यूम ऑफ आइस क्यूब एट एनी टाइम टी। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन ही आ गई तो हम वीओटी में कंडीशन तो निकाल ही लेंगे। 19th इफ वॉल्यूम ऑफ आइस क्यूब बिकम्स 1/8 आफ्टर टी इज इक्वल टू 6 मिनट्स देन के की वैल्यू पूछी हुई है। और 20th में आइस क्यूब विल बी फुल्ली मेल्टेड, कब वो फुल्ली मेल्टेड हो जाएगी ये पूछा हुआ है। अब इन सब का आंसर हमें पता चल जाएगा अगर मैं वीओटी में कंडीशन निकाल लूँ। उसके लिए 17 से स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन क्या थी कि द वॉल्यूम ऑफ आइस क्यूब मेल्ट्स एट अ रेट प्रोपोर्शनल टू इट्स सरफेस एरिया। तो लेट वॉल्यूम उन्होंने दिया हुआ वीटी, तो डी वी टी अपॉन डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। तो से कंफ्यूजन ना हो, मैं वीटी को वी ही लिख लेती हूँ और प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा देते हैं से लैम्डा, लैम्डा इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। आ गई डिफरेंशियल इक्वेशन। अब एक बार ऑप्शन देखो। ऑप्शन में हमारे पास dv अपॉन dt और v में रिलेशन है। dv अपॉन dt तो आ रहा है हमारे पास यहाँ, लेकिन s आ रहा है। अब s है सरफेस एरिया, तो अगर मुझे सरफेस एरिया और वॉल्यूम में रिलेशन पता चल जाए तो मैं यहाँ से s स्क्वायर एलिमिनेट कर दूंगी। अब उसके लिए सरफेस एरिया होता है हमारे पास 6a स्क्वायर। लेट द साइड ऑफ द आइस क्यूब हमने a मानी है तो 6a स्क्वायर, और जो वॉल्यूम है वो a क्यूब। तो एक काम करते हैं, a को एलिमिनेट कर देते हैं। उसके लिए यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी v रेज टू द पावर 1/3। यहाँ पे पुट की s इज इक्वल टू 6 इंटू वी रेज टू द पावर 1/3, यहाँ पे स्क्वायर। तो s आ गया है इन टर्म्स ऑफ v 6v रेज टू द पावर 2/3। तो यहाँ पुट किया हमने जैसे ही dv बाई dt इज इक्वल टू लैम्डा 6v रेज टू द पावर 2/3। तो ये बन गया है हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी 6 इंटू लैम्डा। उन्होंने k दिया हुआ है तो हम इसको भी कांस्टेंट मान लेते हैं, दैट इज k इंटू वी रेज टू द पावर 2/3। आगे डिफरेंशियल इक्वेशन। अब 18th क्वेश्चन में वॉल्यूम ऑफ आइस क्यूब एट एनी टाइम टी पूछा हुआ है, वी और टी में रिलेशन। अब वी और टी में रिलेशन निकालने के लिए हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं, ठीक है। तो एक बार वेरिएबल सेपरेट करके लिख लेते हैं क्या आ रहा है। dv बाय dt है k टाइम्स v रेज टू द पावर 2/3। सॉल्व करने के लिए किया हमने वेरिएबल सेपरेट। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, जैसे ही इंटीग्रेट करेंगे v की पावर -2/3 प्लस 1 दैट इज v रेज टू द पावर 1/2 और 1/3 सॉरी -2/3 प्लस 1 है तो v की पावर 1/3 ही आएगा, ठीक है। तो और डिनोमिनेटर में भी 1/3 तो 3 आ जाएगा यहाँ, और ये आ जाएगा के टी प्लस सी। वी और टी में उन्होंने रिलेशन दिया हुआ है तो हम यहाँ पे भी निकाल लेते हैं। सबसे पहले 3 की साइड चेंज करते हैं, के टी प्लस सी बाय 3 और क्यूब ले लेते हैं बोथ साइड, तो v इज इक्वल टू दिस होल क्यूब। आ गया वी और टी में भी रिलेशन। अब उसके बाद तो उन्होंने वॉल्यूम पूछा हुआ है एट एनी टाइम टी, और इस सी की जगह कुछ कांस्टेंट है, सी की वैल्यू भी निकालनी है हमें। उसके लिए मुझे पता क्या है, इनिशियल वॉल्यूम मुझे पता है, मतलब व्हेन टी इज 0 मुझे वॉल्यूम पता है 8 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे रखो v को 8 t को 0, वहां से c की वैल्यू आ जाएगी। जैसे ही c की वैल्यू आएगी आपके पास v और t में पूरा रिलेशन आ जाएगा, ठीक है।
अब VOT में रिलेशन आ गया तो 19th क्वेश्चन भी हो जाएगा कि वॉल्यूम ऑफ आइस क्यूब व्हेन वॉल्यूम ऑफ आइस क्यूब बिकम्स 1/8 आफ्टर T इज इक्वल टू 6। तो T इज इक्वल टू 6 पे V क्या हो रहा है हमारा 1/8, शुरू में कितना था 8, इसका 1/8 1, तो वहां से K की वैल्यू भी आ जाएगी। ठीक है। 20th में पूछा हुआ है आइस क्यूब विल बी फुली मेल्टेड इन, मतलब V 0 हो गया है तो T बताओ क्या होगा, तो V को 0 लग देना, T पता चल जाएगा तुमको। ऑल राइट, चलो आगे कर लेते हैं 21st। write the fundamental period of fractional part of 9x plus 5 by 3। इसका फंडामेंटल पीरियड लिखना है। अब फंडामेंटल पीरियड ऑफ x क्या होता है 1, मैं आगे लिख देती हूँ कहीं तुम इसकी वैल्यू समझ लो। फंडामेंटल पीरियड ऑफ दिस 1 होता है, लेकिन यहाँ पे x की जगह पे है लीनियर फंक्शन ऑफ x, तो हम इसके फंडामेंटल पीरियड के लिए क्या करेंगे 1 को डिवाइड कर देंगे कोफिशिएंट ऑफ x से। अब x का कोफिशिएंट 9 नहीं है, अपॉन में 3 भी है, 9/3 is 3, तो दिस विल बी द फंडामेंटल पीरियड ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है। नेक्स्ट 22 में बोल रहे हैं इफ g इज द इनवर्स ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू e रेज टू द पावर x प्लस 2x, तो आपको ये वैल्यू लिखनी है। तो अगर मैं इनवर्स फाइंड आउट कर लूँ फंक्शन का, मतलब g ऑफ x आ गया, g ऑफ x आ गया तो मैं g डैश x निकालूंगी, वहां पे 1 पुट कर दूंगी x की जगह पे, तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब बट क्वेश्चन ये है कि क्या हम इस फंक्शन का इनवर्स निकाल पा रहे हैं डायरेक्टली। भाई यहाँ पे e रेज टू द पावर x भी है और x भी है, डायरेक्टली तो इनवर्स नहीं निकल रहा, तो अब क्या करें। कोई बात नहीं, डायरेक्टली नहीं निकल रहा, बट हमने अपना डेफिनेशन तो पढ़ी हुई है इनवर्स फंक्शन की, क्या थी g कंपोजिशन f ऑफ x इज इक्वल टू f कंपोजिशन g ऑफ x इज इक्वल टू x। इसका यूज कर लेते हैं कि g कंपोजिशन f ऑफ x इज इक्वल टू x है, तो यहाँ से डेरिवेटिव निकालते हैं हम एक बार। g ऑफ f ऑफ x, इसको पहले सही करके लिखा थोड़ा। डेरिवेटिव निकालना है, ध्यान से चेन रूल लगेगा, इसको मानेंगे u g डैश ऑफ f ऑफ x इंटू डेरिवेटिव ऑफ u दैट इज f डैश x इज इक्वल टू 1। हमें चाहिए g डैश 1 की वैल्यू, यहाँ पे g डैश का आर्ग्यूमेंट है f ऑफ x, तो ये सोच लो f ऑफ x 1 कब बनेगा, f ऑफ x है तुम्हारे पास ये, f ऑफ x की वैल्यू 1 कब होगी भाई जब x को 0 रखोगे, e की पावर 0, और ये तो 0 ही हो गया। ठीक है, तो एट x इज इक्वल टू 0 g डैश ऑफ f ऑफ 0 इंटू f डैश 0 इज इक्वल टू 1। f ऑफ 0 ये तो पता ही है हमें 1 है, सोच के ही हमने 0 रखा है। f डैश 0 निकालने के लिए f ऑफ x पता है तुमको, f डैश x निकालो, वहां पे x को 0 रखो, f डैश 0 भी आ जाएगा, साइड चेंज करेंगे g डैश 1 की वैल्यू आ जाएगी। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। 23rd में दे आर सेइंग इफ इंटेग्रल 2 अपॉन e रेज टू द पावर 4x माइनस 1 dx इज इक्वल टू ax प्लस b टाइम्स log ऑफ e रेज टू द पावर 2x माइनस e रेज टू द पावर माइनस 2x प्लस c, देन राइट द वैल्यू ऑफ b माइनस a। तो b माइनस a की वैल्यू पता करनी है, अगर मेरे को b और a की वैल्यू पता चल जाए तो हम b माइनस a भी पता कर लेंगे। अब b और a आ रहे हैं इस इंटीग्रेशन के सॉल्यूशन में, तो हमारा फर्स्ट एम तो यही है कि इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना। अब सॉल्व करने के लिए आप एज इट इज प्रोसीड कर सकते हो, बट एक बार जरा ध्यान दो
यहाँ पे जो है log के आर्ग्यूमेंट में e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x जैसी क्वांटिटी आ रही है, तो क्या करें, यहाँ पे भी हम ऐसे ऐसी क्वांटिटी पहले ही क्रिएट कर लेते हैं। उसके लिए यहाँ पे डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय e रेज टू द पावर 2x, तो ये बन जाएगा हमारे पास 2 इंटू ई रेज टू द पावर माइनस 2x अपॉन ई रेज टू द पावर 2x माइनस ई रेज टू द पावर माइनस 2। ठीक है, अब क्या करते होते हैं कि अगर मेरे को डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर मिल जाए तो हमको फायदा होता था। एक बार डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव निकाल के देखते हैं। e रेज टू द पावर 2x माइनस ई रेज टू द पावर माइनस 2x का डेरिवेटिव क्या आता है, e रेज टू द पावर 2x माइनस ई रेज टू द पावर माइनस 2x का डेरिवेटिव माइनस 2, तो प्लस ऑफ कोर्स यहाँ पे भी आएगा इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, तो 2 बाहर ही कर लेते हैं। तो हमारे पास तो न्यूमरेटर में 2 इंटू ई रेज टू द पावर माइनस 2x प्रेजेंट है, ऐसी ऐसी क्वांटिटी तो नहीं है, और अगर हम बनाने जाएंगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो इस केस में हम क्या करते होते थे, न्यूमरेटर को लिख लेते थे एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस सम कांस्टेंट इनटू डिनोमिनेटर, ऐसे करते थे। बस अब वही करेंगे। हाँ जी, न्यूमरेटर को ई रेज टू द पावर 2x माइनस 2x को लिखेंगे a टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर ई रेज टू द पावर 2x माइनस ई रेज टू द पावर माइनस 2x प्लस b टाइम्स डिनोमिनेटर। ठीक है जी, अब इसका डेरिवेटिव तो हमने निकाल ही लिया था, 2 टाइम्स ई रेज टू द पावर 2x प्लस ई रेज टू द पावर माइनस 2। तो अब ए और बी निकालो, इंटीग्रेशन करो और यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, तो अभी ये जो ए और बी अगर तुमको कंफ्यूजन होती है, यहाँ पे पी और क्यू एज्यूम कर लेना, ये अलग अलग है, इसको हम चाहे तो पी और क्यू ही मान लो। ठीक है ना, तो पी और क्यू निकालना, इंटीग्रेशन करना, यहाँ पे जो कांस्टेंट आएगा एक्स के साथ, यहाँ जो कांस्टेंट आएगा इस पूरी वाली टर्म के साथ, ए और बी वो होंगे आपके, और फिर बी माइनस ए भी आ जाएगा। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। In question number 24, they are saying let a is equal to x comma y such that y square less than equal to 4x and 2x minus y less than equal to 4. Write the area of the region A. तो एरिया निकालना है, तो सबसे पहले हम इस रीजन को ही स्केच करके देखते हैं। रीजन को स्केच करने के लिए सबसे पहले बनाते हैं एक्स और वाई एक्सेस। अब वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4x है, हमें इनइक्वालिटी का ग्राफ नहीं आता, हमें इक्वालिटी का ग्राफ आता है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x का ग्राफ बनाते हैं, दैट इज ओपनिंग राइटवर्ड्स। लेकिन हमने रीजन देखना है वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4x, तो कौन सा रीजन, वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4x, इंटीरियर वाला, पैराबोला के अंदर वाला रीजन। सेकेंड है 2x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 4, अगेन 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 वाली लाइन बना लेते हैं पहले। x को रखा 0, y इज माइनस 4 और y को रखते हैं 0, तो x आ जाएगा हमारे पास 2 से 2 यहाँ पे रख लेते हैं हम, तो ये लाइन जाएगी कुछ ऐसे, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो
2x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 4 वाला रीजन देखना है, देख लेते हैं। ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है तो ये वाला रीजन आएगा पैराबोला के अंदर, लाइन के इस तरफ ये वाला रीजन। अब इसका एरिया निकालना है हमको, इस रीजन का। इस रीजन के एरिया निकालने के लिए दिख रहा है, दैट इज एरिया कैसे निकलेगा, राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व से। इंटीग्रेशन राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व इंटू डी वाई, ध्यान से, ठीक है ना। तो अब बस हमें लिमिट्स चाहिए। लिमिट्स मतलब बाउंड्री, किन बाउंड्रीज के बीच में है ये एरिया। एक तो ये वाला और ये। अगर ये पता चल जाए हमको तो हम एरिया निकाल लेंगे। उसके लिए दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। वहां से हमारे पास सिर्फ y की वैल्यू चाहिए होंगी, y की वैल्यू निकाल लेना। ये और ये हमारे पास पॉइंट्स आ जाएंगे, मतलब लिमिट आ गई, लोअर लिमिट भी आ गई है, अपर लिमिट भी आ गई है, राइट कर्व है दिस। अब यहाँ पे हम लिखेंगे x इन टर्म्स ऑफ y, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। x इन टर्म्स ऑफ y क्या आ जाएगा, 4 प्लस वाई बाय 2 माइनस लेफ्ट कर्व है ये, x इन टर्म्स ऑफ y मतलब y स्क्वायर बाय 4 इंटू डी। इंटीग्रेशन की लिमिट रखना और इवेल्युएट इट। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आपके 25th, योर लास्ट क्वेश्चन। In 25th, they are saying let p of x be a function defined on R such that p dash x is equal to p dash 2 minus x for all x belongs to closed interval 0, 2 and p of 0 पे वैल्यू आपको दी हुई है, p of 2 दिया हुआ है। आपको बताना है इंटीग्रेशन 0 to 2 p of x क्या होगा। उसके लिए अगर मुझे p of x के बारे में इंफॉर्मेशन मिले तो मैं यहाँ से प्रोसीड कर पाऊँ। इसके लिए तो मुझे सिर्फ एक ये रिलेशन पता है, इन्होंने ये दिया हुआ है, p डैश x इज इक्वल टू p डैश ऑफ 2 माइनस x। p डैश x के बारे में पता है, p of x के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो यहाँ से आगे बढ़ने के लिए क्या करें, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, p डैश x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू p डैश ऑफ 2 माइनस x इंटू डी एक्स। तो इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी p ऑफ x इज इक्वल टू p ऑफ 2 माइनस x। ऑफकोर्स x की जगह पे 2 माइनस x है तो डिवाइड करेंगे x के कोफिशिएंट से जो कि है -1, तो माइनस आ गई प्लस c। ऑलराइट, तो चाहो तो इसको साइड चेंज करके भी लिख सकते हो, p ऑफ x प्लस p ऑफ 2 माइनस x इज इक्वल टू c। अब यहाँ से आगे बढ़ना है हमको, हमें p ऑफ x और p ऑफ 2 माइनस x में तो रिलेशन पता चल गया है, तो क्या मैं यहाँ पे p ऑफ 2 माइनस x जैसी क्वांटिटी क्रिएट कर सकती हूँ। वे लिमिट देखो 0 से 2 है, डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। जैसे ही x को रिप्लेस करेंगे 2 माइनस x से तो ये बनेगा 0 to 2 p ऑफ 2 माइनस x, और ऐसा करने से वैल्यू ऑफ इंटेग्रल रिमेन सेम। सो से अगर दिस इज i तो दिस इज ऑल्सो i, तो ऐसी ऐसी क्वांटिटी क्रिएट करनी है, दोनों को ऐड 0 to 2 p of x प्लस p of 2 माइनस x इंटू डी। तो ये पूरी की पूरी क्वांटिटी तो c के ही इक्वल है, c के इक्वल लिख देते हैं फिर इसको। c बीइंग अ कांस्टेंट इंटीग्रेशन से भी बाहर आ जाएगा, ये dx बचा है यहाँ पे c, तो ये आया है i इज इक्वल टू c बाय 2, यहाँ पे 1 की इंटीग्रेशन तो आ जाएगी x, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2 इंटू 2,
तो 2 से 2 कैंसिल आउट, आई आ गया है हमारे पास c के इक्वल। पर c तो कांस्टेंट था इंटीग्रेशन में जो हमने इंक्लूड किया। अब c की वैल्यू अगर पता चल जाए तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू पता चल जाएगी। अब उसके लिए हमने अभी तक किसका यूज नहीं किया, देखो जरा। हाँ, इसका यूज तो नहीं किया अभी हमने तक। तो p ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 है, तो x को एक काम करते हैं यहाँ पे 0 रख देते हैं, पुट x इज इक्वल टू 0। तो ये आएगा p ऑफ 0 प्लस p ऑफ 2 इज इक्वल टू c। p ऑफ 0 हमें दिया हुआ है 0, p ऑफ 2 दिया हुआ है हमें 6, तो c की वैल्यू तो आ गई हमारे पास 6। c की वैल्यू 6 है तो i इज इक्वल टू 6, दैट इज योर आंसर। ऑल राइट, so that's complete the discussion of paper 1. I hope you have enjoyed it. Thank you.